नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज बात करते हैं हम संविधान सभा की समितियों की और उसके अन्य कार्यों की और उसकी आलोचना की। तो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान सभा के अन्य कार्यों से। संविधान के निर्माण और आम चुनाव को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। ये कार्य कौन से थे? ये कार्य थे, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की यानी कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ वो देश हैं जिन पर ब्रिटेन ने कभी न कभी राज किया है या उसको अपनी कॉलोनी बनाया है। बात करते हैं दूसरे की। किसने? संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते। तीसरे की बात करते हैं। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को अपनाया। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर भी रहे हो चाहे ना भी कर रहे हो, आपके लिए राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, राष्ट्रीय गीत और पहले राष्ट्रपति आदि की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। तो चलिए बात करते हैं। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। और उसी दिन पे 1950 को 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अब बात करते हैं कुछ अन्य बातों की कि 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। मतलब संविधान बनाने में लगा समय 2 साल 11 महीने और 18 दिन। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, उनके संविधान को पढ़ा और इसके प्रारूप पर लगभग 114 दिनों तक विचार हुआ कि भैया ये जो संविधान देख रहे हैं, क्या हम अपने भारत देश में इसको लगा सकते हैं, इसमें क्या चेंज करना चाहिए। आप छोटी सी चीज मान लीजिए, जैसे हम किसी दुकान से कुछ लेने जाते हैं तो अपने घर के हिसाब से कि भैया ये हमारे घर के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, तो फिर तो ये संविधान था। मतलब हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही परिश्रम करके हमारे संविधान को हमारे लिए बनाया। और अब बात करते हैं कुछ अन्य बातों की। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। हमारे संविधान को बनने में लगा समय, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लें, खैर अब नहीं पूछते हैं क्योंकि ये सब लोग पढ़ के आते हैं और ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनर नहीं पूछता जो लगभग सभी को पता होते हैं। इसमें लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय हमारे संविधान को बनने में। इसमें कुल 11 बैठकें हुई थी और संविधान निर्माताओं ने, मतलब हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो छांट कर हमारे देश के लिए लाए। संविधान के निर्माण पर कुल जो खर्च था वो था 64 लाख रुपए और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। ठीक है, तो अब बात करते हैं समितियों की। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं कि भैया आप ये काम करोगे, आप वो काम करोगे और आप ये काम करोगे, तथा अन्य छोटी समितियां भी थीं। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम जो हैं वो इस प्रकार हैं। बड़ी समितियों की बात करते हैं। संघ शक्ति समिति, मतलब संघ आप नाम पढ़ें और आपको याद आना चाहिए जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। और संघीय संविधान समिति, इसमें भी संघ शब्द आया, तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है।
और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। अब बात करते हैं पांचवें की, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, परामर्शदाता समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इस समिति के अंतर्गत बहुत सारी पांच उप समितियां थी। कौन सी? मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी साहब। अब दूसरे की बात करते हैं, अल्पसंख्यक उप समिति, एच.सी. मुखर्जी साहब इसके अध्यक्ष थे। और तीसरा, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोई साहब थे। अब चौथे की बात करते हैं, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा और उनके लिए कौन? इस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए.बी. ठक्कर साहब थे। अब बात करते हैं छठवें की, प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति कि मतलब राज्यों से कैसा व्यवहार रहेगा, राज्यों से समझौता किस प्रकार किया जाएगा, उसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू साहब। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं प्रारूप समितियों की। मैंने छोटी समितियों की इसमें बात नहीं की। छोटी समितियों की बात कर लेते हैं। तो दो मेरे को मुख्य समितियां लगी जो कि हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए और बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति कौन थी? उसके अध्यक्ष कौन थे? एस वर्दाचारी। एस वर्दाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन? एस वर्दाचारी। अब बात करते हैं प्रारूप समिति की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समिति थी संविधान बनाने में। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब इसकी बात चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे इसके अध्यक्ष, और इसके सदस्य कौन थे? एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब, एन. माधव राव। इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था कि भैया मेरा स्वास्थ्य अभी खराब है। बात करते हैं टी.टी. कृष्णमाचारी। इन्होंने सन 1948 में बहुत ही दुखद डी.पी. खेतान साहब की मृत्यु हो गई थी। उनके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी जी को जगह दी गई। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया कि भैया आप चाहो तो आप भी इस पर चर्चा कर सकते हो, संशोधन पर प्रस्ताव दे सकते हो, अपनी सलाह दे सकते हो। लोगों की शिकायतों और आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया कि भैया अब जो जो शिकायतें आई हैं उनके हिसाब से इसमें सुधार करो और दूसरा प्रारूप तैयार करो। दूसरा प्रारूप तैयार हो गया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया और इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई। लगभग 6 महीने में उन्होंने लगभग 141 बैठकें की। लगभग रोज की एक बैठक उन्होंने करी। अब बात करते हैं संविधान के प्रभाव में आने की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इसे वाचन भी बोला जाता है। इस बार संविधान में पहली बार संविधान पढ़ा गया। ठीक, सभा में इस बार 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई। अब बात करते हैं दूसरे वाचन की। संविधान पर दूसरी बार
15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। दूसरा वाचन जो था 15 नवंबर 1948 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ठीक है। इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, जो उन्होंने जनता को बोले थे या लोगों को बोले थे कि आप हमें संशोधन प्रस्ताव दो, तो इस पे लगभग 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। बात करते हैं तीसरे वाचन की, मतलब तीसरी मीटिंग की कि तीसरी चर्चा की। ठीक है, वाचन यानी चर्चा या मीटिंग होता है। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। भैया 299 में से 15 सदस्य लगभग नहीं आए थे, हो सकता है किसी का अपना अपना सबका कारण होगा, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। किन्होंने? 284 सदस्यों ने। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा, भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के द्वारा। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। प्रस्तावना को पूरा संविधान लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें उनकी तर्कसंगत व प्रभावशील दलीलों के लिए जाना जाता था। किन्हें? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता। बात करते हैं संविधान के प्रवर्तन की। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान लगभग 15 अनुच्छेदों को 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान, मतलब जो बाकी बचे अनुच्छेद थे, मतलब बाकी बची जो प्रक्रिया थी, वो 26 जनवरी 1950 को लागू की गई। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा भारत में न्यायालयों के काम करने तक। अब बात करते हैं संविधान सभा की आलोचना की। आप कोई भी काम कर लो, कोई ना कोई आपको आलोचक मिलेगा ही। अब बात करते हैं, आलोचकों ने विभिन्न आधार पर संविधान सभा की आलोचना की है। ये आधार है निम्नलिखित। ठीक, कि भैया यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलीलें दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था।
कहीं से देशी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे थे, कहीं अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे, वगैरह वगैरह। इसीलिए उन्होंने बोला कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। बात करते हैं दूसरे की, संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो प्रस्ताव भेजे, हमने उस हिसाब से अपने संविधान सभा बनाई। ठीक है। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी, उनसे परमिशन लेती थी कि भैया आज हम लोगों को मीटिंग करनी है, क्या हम लोग आज मीटिंग कर सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक है तो करेंगे, नहीं बोला तो कैंसिल। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की, समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से ज्यादा कहीं समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। नराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। इन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। किसने? नराजुद्दीन अहमद ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसने अपवहन समिति कहा? किस अपवहन समिति कहा प्रारूप समिति को? वो थे नराजुद्दीन अहमद साहब। ठीक। बात करते हैं चौथे की। आलोचकों का कहना था कि भैया कांग्रेस का प्रभुत्व इसमें बहुत ज्यादा है, कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व है। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। क्योंकि उस समय क्या था कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर ही संविधान सभा में शामिल थे। अब बात करते हैं पांचवे की, कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था, जो कि कहीं ना कहीं बात सच भी है। क्योंकि उस समय जो था, इन्हीं की जरूरत थी उस संविधान को बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य लोगों को, अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान में आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे यही मुख्य कारण है। और जबकि मैं ये बात नहीं मानता कि संविधान की भाषा इतनी जटिल नहीं है कि जिसको पढ़ा ना जा सके। और प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ये बात तो हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे संविधान में हर जाति को, हर जनजाति को, पिछड़ा वर्ग को आदि सभी को उनकी काबिलियत के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया है और उनको संरक्षण के रक्षोपाय भी किए गए हैं। अब बात करते हैं छठवें की। इसमें हिंदुओं के प्रभुत्व को दर्शाया गया है। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत में केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि ये बात बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि हर समाज को, हर वर्ग को भारतीय संविधान में पर्याप्त जगह दी गई है और उसके अधिकारों की रक्षा की गई है। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।